कला और संस्कृति, ये शब्द हर किसी के जहन में जब आते हैं तब उनके दिमाग में राजस्थान का नक्शा घूमता ही घूमता है, क्योंकि ये सब ऐसा कहा जाता है कि इस प्रदेश के लिए ही बने हैं। और अगर इस प्रदेश की बात की जाए तो मारवाड़ मेवाड़ के साथ साथ शेखावाटी भी इस कला और संस्कृति से अछूती नहीं रही है। शेखावाटी क्षेत्र से कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस राजस्थान की कला और संस्कृति को 7 समंदर पार बिखेरा ही नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ की संस्कृति से परिचित हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला से वो लोग सीखें और इस कला से वो लोग जिए। राजस्थान के सीकर से एक छोटे से गांव में जन्मे रईस रफीक साहब के बेटे, जो अपनी छोटी सी उम्र में कला और संस्कृति के लिए अपने आप को इस तरीके से देखने लगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा गजब का काम है, मेरी 7 पीढ़ियां यही करती आए तो फिर मैं क्यों ना करूं। शुरुआत तो इस सोच के साथ हुई थी कि पिताजी के साथ तबले बजाएंगे, सब जगह जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन इस कला में और यहाँ के कलाकारों के लिए ऐसे डूब गए कि अब तक 117 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 2000 से अधिक कार्यक्रम विदेशों में कर चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ की गांव ढाणी गली चौराहे पर बैठे तमाम उन कलाकारों को तराशा और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं इनसे बात की शुरुआत करूं उससे पहले मेरे तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसी शख्सियत के लिए सैल्यूट बनता है। आजकल हम लोग कई सारे काम देखते हैं, कई सारे अच्छे लोग काम भी करते हैं, लेकिन वाकई में उन गरीब कलाकारों को जिनको हमेशा तलाश रहती है एक प्लेटफॉर्म की, एक मौके की, उनको मौका और प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए रईस भाई ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रईस भाई। सबसे पहले शुरुआत तो मैं यूं ही करूंगा कि आपका नाम रईस और हम जब पढ़ते हैं तो रईस भारती, कैसे शुरुआत हुई इस? नमस्ते। देखिए, मेरे पिताजी का नाम रफ़ीक मोहम्मद है और मेरा नाम रईस भारती है। मेरा सरनेम रईस भारती इसलिए रखा क्योंकि मुझे भारतीय होने पर गर्व है और मैं हमेशा सोचता था कि भारत मेरे लिए प्रथम है, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, इसलिए मैंने मेरा नाम रईस भारती रखा। धोत ग्रुप अपने आप में सिर्फ राजस्थान भारत ही नहीं बल्कि विश्व में तेजी से बढ़ता वो नाम है जो हर किसी कार्यक्रम में अगर धोत नाम नहीं आता है तो वो कार्यक्रम अधूरा रहता है, विश्व स्तरीय कार्यक्रम होता है। क्या है ये धोत ग्रुप? जी, धोत ग्रुप राजस्थान में एक छोटा सा गांव है सीकर के पास धोत, जहाँ से मेरे पूर्वज आए थे। उन पूर्वजों के नाम पर मैंने धोत ग्रुप की स्थापना की 24 वर्ष पहले। और धोत ग्रुप जो है, जो राजस्थान के कलाकार हैं, जैसे वाद्य है, राजस्थानी लोक वाद्य है, गायन है, लोक नृत्य है, उन सब का एक समूह बनाया गया धोत ग्रुप, मैंने जिसकी स्थापना की। और आज पूरी दुनिया भर में, विश्व में हम राजस्थानी कला और संस्कृति को लेकर जाते हैं धोत ग्रुप के साथ। हम देखते हैं रईस भाई, धोत ग्रुप जब जहां अपनी परफॉर्म करता है, चाहे वहां पर VVIPs हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो या जो कोई हो, वो थिरकने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। ऐसी क्या खासियत है धोत ग्रुप की? देखिए, खासकर धोत ग्रुप, हम जो हमारी राजस्थानी कला, जो हमारी जड़ें बड़ी मजबूत है और जो हमारे पूर्वजों से हमने सीखा है कला, हमारे पिताजी से, दादाजी से और हमारे समाज से, हमारे राजस्थान से जो कला संस्कृति की जड़ें इतनी रिच है, और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारे राजस्थानी कलर को लेकर, लोग हमारे संगीत को सुनते हैं, हमारी वेशभूषा देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राजस्थान एक राजा महाराजाओं का देश है और कलरफुल कंट्री है। और जहाँ भी जाते हैं हम राजस्थान को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कोई दुनिया का देश नहीं है जब हम प्रेम से संगीत को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें इसे स्वीकार करते ही हैं। हालांकि हमने हमारे दर्शकों को बता दिया आपके बारे में, और अब आप यकीन मानिए कि आज अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी है या फिर गूगल सर्च में अगर किसी का नाम टॉप पर आएगा तो रईस भाई का आने वाला है, क्योंकि लोग अब तमाम सर्च करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी आपने आपकी धोत ग्रुप ने जो अब तक के परफॉर्मेंस दिए हैं, उनमें से कुछ अगर 10 में परफॉर्मेंस आपकी
जानना चाहूँ आपसे, जो टॉप आपने की हो, वो कौन कौन से हैं? खासकर देखिए, हमें धोत ग्रुप 24 साल पहले इसकी स्थापना हुई और उसके पश्चात आज हम जो हमारी कॉन्सर्ट्स इम्पोर्टेंट रहे, मोदी जी के स्वागत समारोह, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके स्वागत समारोह में 2015 में म्यूजिक द लूप पेरिस में, और उसके बाद नमस्ते फ्रांस में हमने कार्यक्रम दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्वीन एलिजाबेथ के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में, ओलंपिक गेम्स ग्रीस 2004 में, अमेरिका में 26 शहर, जापान के सिंगापुर में, फार्मूला 1 सिंगापुर में कार्यक्रम देने का अवसर मिला। वाह, वाकई में बेहद खूबसूरत आपकी बात। कुछ चीज़ें होती हैं जो आज विलुप्त तो होती जा रही हैं, कला और संस्कृति की अगर बात करें, लेकिन आपने गायन के साथ साथ वाद्य और यहाँ के नृत्य को भी बखूबी आज जीवित रखा है विदेशों की धरती पर। किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो अपनी आज कला कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, उनको किस तरीके से आप देखते हैं कि इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए? देखिए, मेरा जन्म एक संगीत के परिवार में हुआ है और हमेशा मैंने हमारे पूर्वजों को देखा है, पिताजी को देखा है, रिश्तेदारों को देखा है, कलाकारों को देखा है। तो हमारी जो कला और जो लोकवाद्य, लोक संगीत और लोक गायन नृत्य है, वो हमारे लिए हमारी धरोहर है। और मेरा मानना है कि इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि आज जो पाश्चात्यकालीन संगीत है उसकी तो और पूरी दुनिया जा रही है। आज हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका अपना कल्चर भूल चुका है, मैं कहूँगा, लेकिन हमारी धरोहर, हमारी कला है और हमारा जो आइडेंटिफिकेशन, वही तो हमें स्पेशल बनाता है राजस्थान को। तो उसको जिंदा रखने के लिए हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि जो हमारा मूल रूप है राजस्थान का, जो लोक वाद्य है, लोक नृत्य है, लोक कलाएँ, उसको हम जिंदा रखें और उसको बचा के रखें। इसलिए हमारे पुराने माड है और पुराने गायन हैं जो हमारे दादा परदादा गाते थे, उसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे नवयुवक कलाकार आते हैं, जो धोत के साथ जाते हैं देश विदेश, उनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको तैयारी करवाते हैं, ताकि हम उनको एक जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ राजस्थान ट्रेडिशनल म्यूजिक है, हम उसको पूरी दुनिया में प्रेजेंट करें। यही कारण है कि हम लोग कई बार देखते भी हैं, यहाँ के कलाकार जब विदेशों में जाते हैं, तब वहाँ विदेशी लोग होते हैं, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, वो आपके पहनावा में आ जाते हैं, फिर वो थिरकते भी हैं। कई बार कालबेलिया पहनावा करके वहाँ की विदेशी महिलाएं वहाँ नाचती हुई दिखती हैं, तो कई बार वहाँ के पुरुष जो है अपने पहनावे साफे वगैरह पहन करके और ऐसे दिखते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ भी कभी? जी, खासकर जब भी हमारे बड़े समारोह होते हैं, धोत ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है कि आज जितने भी विराट समारोह, फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स होते हैं दुनिया भर में, हमने 2000 कॉन्सर्ट्स किए। तो जब कॉन्सर्ट्स में जब उनको वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, तो जब इंडिया की, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान के धोत ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है, तो जितनी भी पब्लिक होती है वो एक ट्रैवलिंग के लिए इन्वाइट करते हैं उनको, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि राजस्थान विदाउट फ्लाइट्स जाने के लिए। तो लोगों की सोच होती है हम राजस्थानी कलाकारों को देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे, तो उनके लिए हम ही राजस्थान है वहाँ पर। तो हमारा एक बड़ा दायित्व बनता है राजस्थान को रिप्रेजेंट करने की। तो कई लोग राजस्थानी कुर्ता पहन के आते हैं, तो कोई कुछ साफा मिल जाए तो साफा पहन के आते हैं, तो कोई कुछ बिंदी लगा के आ जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से प्रेम दिखाते हैं कि कितना अच्छा लगता है उसमें रईस भाई, यार मेरा राजस्थान तो मुझे यहीं दिख गया। मुझे इतना अच्छा लगता है, जहाँ भी जाता हूँ, जब मेरी राजस्थान की बात चलती है, तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस मातृभूमि राजस्थान में हुआ है और मैं राजस्थान के लिए जीता हूँ। मेरा पूरा जीवन राजस्थानी कला और संगीत को ही समर्पित है। निश्चित तौर पर कुछ बातें और करेंगे। आपकी शुरुआत तो तबला वादन से हुई थी, आज एक बड़ी कंपनी खोल दी, इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। क्या ये सपना था या फिर इत्तेफाक से हो गया? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मेरा जन्म एक संगीत परिवार में हुआ है और हमारे परिवार में हम 5 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी जो तबला बजाते हैं, और तबला वो जागरण में बजाते थे, रेडियो में बजाते थे, टेलीविज़न में बजाते थे। लेकिन और आप बचपन में राती जोगी जहाँ होते थे, जहाँ रात को जागरण होती थी, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई? जी, खासकर ऐसा रहा कि मैंने पढ़ाई टीपीएस से की और मेरे पिताजी से संगीत की शिक्षा ली। तो मेरे पिताजी जागरण वगैरह करते थे। और देखिए, एक कलाकार का एक कला से जीविका कमाना इतना आसान नहीं है। तो उस समय हम 5 बच्चे थे घर में, तो सुबह खाना बनता था, शाम का पता नहीं था कि सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी। तो बड़ी विडम्बना थी और बड़ा दुख का समय था। हम जयपुर में एक एरिया है मदीना मस्जिद नारिका नाका, वहाँ एक टीनों का मकान है, वहाँ हम सब एक कमरे में रहते थे और पानी टपकता था और बड़ा ही
मुश्किल वक्त था हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। लेकिन जैसे कि मैं एक बड़ा बेटा परिवार में हूँ, तो बड़े बेटे की हमेशा इच्छा होती है कि मैं कैसे न कैसे इसको, गरीबी को दूर करूँ, मेरे परिवार को खुशी दूँ, मेरे माता पिताजी को खुशी दूँ, और कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो हमेशा कलाकारों को मेरे घर में देखता था, परिवार में देखता था, बचपन में कलाएँ, तो उनको देखकर मुझे हमेशा एक पीड़ा सताती थी, क्यों ना एक दिन मैं कुछ करूँ। इस तरह से पहली बार मुझे एक फ्रांसीसी युवक आए हमारे घर पर, और वो तबला, उनको मैं तबला सिखा रहा था, तो उनको बोला मैं एक दिन फ्रांस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक लेटर इन्विटेशन, आमंत्रित पत्र भेज देता हूँ। इस तरह से, लेकिन उस समय जब हमारे शाम की सब्जी का कोई मुश्किल था, तो फ्रांस के फ़्लाइट टिकट कहाँ से लाता। तो ऐसे आस पड़ोस से कर 15 रुपये सैकड़े पर ब्याज पर एक प्लेन टिकट के पैसे खरीदे लिए, और उस ब्याज के पैसे लेकर मैं फ्रांस एम्बेसी गया पहली बार। और मेरे परिवार में मैं, क्या उम्र रही होगी उस समय रईस भाई आपकी? 17-18 साल की थी। और जब मैं गया दिल्ली, तो जैसे ही मैं टिकट लेके गया, तो एम्बेसी में गया, तो उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ। उनके आपके बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप कितना टैक्स पे करते हैं, आपका क्या स्टेटस है। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने, फ्रेंच एम्बेसी ने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं वापस निराश होकर लौटा। उसके पश्चात फिर मैंने उसी को, उस टाइम STD होते थे, तो STD से फ़ोन किया उसको, फ्रेंच युवक को। तो उसने कहा आप एक बार और ट्राई कर लो, तो आपका अगर लक है तो ट्राई कर लीजिए। तो फिर गया। उस दिन मेरा लकी डे था, क्योंकि मेरा जन्म भी धनतेरस को हुआ है। अच्छा। तो उस दिन मेरा लकी दिन था। और मैं जब पहुंचा वहाँ, उस दिन जो कॉन्सुलेट, जो एम्बेसी में वीज़ा लगाते उस टाइम वो थे, तो मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था। तो बोला आप फ्रांस जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ। क्या करते हो। मैंने कहा तबला बजाता हूँ। आप प्रूफ कर सकते हो कि आप कलाकार हैं। तो उस समय और तबला तो था नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला धाते गद्दे के टक्का गद्दे के न देगी नाना के न ते कतान धाते गद्दे के टक्का गद्दे के न धा ते धान धाते गद्दे के टक्का गद्दे के न धा ते धान धाते गद्दे के टक्का गद्दे के न धा ते धा। ये जैसे ही मैंने तबले के बोले वो हंसने लग गए, और उन्होंने ताली बजाई, और अपने असिस्टेंट को बोला कि इनको आप 3 महीने का वीज़ा दीजिए। इस तरह से मेरी पहली यात्रा। कला से प्रभावित होकर आप पहली बार फ्रांस गए थे? जी जी। उसके पश्चात मेरे लिए पहली बार घर को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, और मेरी पहली यात्रा जयपुर से दिल्ली थी, दिल्ली से मास्को रशिया, रशिया से पेरिस, और पेरिस के बाद कोर्सिका आइलैंड पहुंचा मैं। वहाँ जाकर मेरी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि मेरे को फ्रेंच नहीं आती थी। वहाँ के लोगों को देखा तो पूरे क्लब, पूरी दुनिया अलग थी। जैसे ही मैं पहुँचा तो राजस्थानी कपड़े, जूतियाँ लेके गया था। मेरे साथ जो था, मेरे पिताजी, मेरे माताजी के संस्कार थे, और जो कला संगीत मैंने सीखी थी मेरे परिवार से वो थी, और TPS से शिक्षा ली थी, और राजस्थानी ड्रेस थी, और मेरा तबला मेरे साथ था। ये लेकर और 50 रुपये लेकर मैं फ्रांस गया था, 15 रुपये सैकड़े पर ब्याज से पैसे लेकर। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा कोर्सिका आइलैंड में, तो सुबह जल्दी उठा, जल्दी उठकर ड्रेस पहन के कुर्ता पजामा मैं चल रहा था। कूर नेपोलियन एक स्ट्रीट है कोर्सिका आइलैंड में। तो जैसे ही मैं चल रहा था, चलते चलते एक युवती थी, एक कैफ़े में बैठी थी। उसने देख के मुझे बोला, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आप कहाँ से हैं। तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो मुझे फ्रेंच आती नहीं थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा आप चाहें तो मैं आपको कॉफ़ी के लिए बुलाएं। तो देखिए अशोक जी, जर्नलिस्ट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो वो जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ बैठिए। अच्छा, वो जर्नलिस्ट उस समय थे कोई? हाँ। तो जब मेरे को देखा राजस्थान ड्रेस में, तो उन्होंने रोक लिया। हाँ। अब मुझे पता नहीं था कि जर्नलिस्ट है क्या। हाँ। बोला मैं आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। मैं बैठ गया। उन्होंने बताया क्या करते हैं। मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ, तबला बजाता हूँ, जयपुर से हूँ, कलाकारों के परिवार से हूँ, हमारे 7 पीढ़ी में गाना बजाना चलता है। तो बड़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और अगर आप चाहें तो आप पर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, शाबाश। तो आप कल यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टेलीफोन भी नहीं था उस टाइम। तो पहुँचा ही मैं। इसी कैफ़े में आप कल आइए, ड्रेस पहनकर मैं एक फ़ोटोग्राफर को लेके आती हूँ। तो मैं जब गया नेक्स्ट दिन, तो उन्होंने पहला आर्टिकल लिखा, फर्स्ट इंडियन इन द सिटी, और एक फिल्म भी है फ्रांस में बहुत, और राजस्थानी राजकुमार, इस तरह से उन्होंने टाइटल लिखा। अच्छा। और उन्होंने ये भी पूछा मुझे कि आप कहाँ रहते हैं, ताकि जितने भी कोर्सिका आइलैंड में जो आर्टिस्ट हैं आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। समर टाइम था। इस तरह से नेक्स्ट दिन आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते, तो मैंने जिसने मुझे होस्ट किया था उसका एड्रेस दे दिया। मेरे साथ विडंबना ये रही, मुझे पता नहीं था, मैं अनजान था कि जिसने मुझे बुलाया था उसको पुलिस ढूंढ रही थी। ऐसा क्यों?
क्योंकि उसका मकसद ये था, वो चाह रहा था कि राजस्थानी ये कलाकार है, हाँ। ये जानते नहीं है, तो वो एक मार्केट लगाना चाहता था। उस मार्केट में चाहता था मैं तबला बजाऊं, वो अपने कुछ सामान वगैरह बेचे, जो भी अनसेंट सामान बेचना था, उसका प्लान ये था। और मुझे पता नहीं था ये बात, और मैं तो कलाकार था, संगीत के लिए गया था। तो दूसरे दिन अखबार में आ गया और मैंने उसका फ़ोन नंबर दे दिया। तो दूसरे दिन वहाँ पुलिस ने उसको ढूंढ लिया, तो उसको तो गड़बड़ हो गया। अब मुझे सारी बातें पता नहीं थी, तो मैं तो फिर खुश होकर मैं फिर निकला शहर के अंदर। जा रहा था, चलते चलते जैसे ही मैं गया था, एक कैफे बार में कुछ कलाकार फ्रेंच लोग गिटार और ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। उन्होंने कहा, आप तो वो इंडियन है जो मैं आज आर्टिकल पढ़ा है, तबला बजाते हो, तबला तो बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, आइए आप प्लीज़। तो उनके यहाँ दरबू का एक इंस्ट्रूमेंट होता है परकशन, तो मैंने मुझे दीजिए, जो तबला बजाता है उसके लिए दरबू का आसान होता है। तो मैंने उनके साथ बजाया, तो वो बड़े खुश हुए कि वाह ब्यूटीफुल, ग्रेट, ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो आज शाम को डिस्को में हम चाहते हैं आप हमारे साथ बजाएं, तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको 500 फ्रैंक दे सकता हूँ। उस टाइम 500 फ्रैंक चलते थे। उन्होंने मुझे बुलाया शाम को, जब 500 फ्रैंक इन द अपने इंडियन कितने रुपए हो गए उस समय के? 7-8 हज़ार रुपये थे। अरे वाह, आपका तो कर्जा एक में ही। हाँ, 7-8 हज़ार रुपये था उस टाइम। तो मैंने कहा चलो। उस समय उन्होंने जो बुलाया, रात को मैंने कार्यक्रम दिया। कार्यक्रम देने के बाद लोग बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद जिसने मुझे बुलाया था, मैंने कहा यार मुझे घर पे छोड़ दे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा तो गेट बंद थे, वहाँ ये लिखा हुआ था अपना सामान ले जाओ और अपना इंतज़ाम करो रहने का। अब मैं रोड पे आ चुका था, ना मेरे पास सोने की जगह थी, ना कहीं जाने की थी, और ब्याज पे पैसे लेके गया था, तो मैं भारत भी कैसे आता। तो मेरे लिए तो बिल्कुल, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप क्या रुकते हो, उन्होंने कहा नहीं। वो 500 फ्रैंक आपको मिले? वो उसने कॉन्सर्ट करके दे दिए थे 500 फ्रैंक उसको। वो 500 फ्रैंक ही थे मेरे पास बस, क्योंकि कॉन्सर्ट बजा के जब मैं पहुंचा सुबह 4-5 बजे तो गेट बंद हो चुके थे। अच्छा, वो उनको पुलिस ले गई? हाँ। फिर आपको कुछ पूछा नहीं पुलिस ने? मेरे से कुछ, उनको ले गए उनको, क्योंकि वहाँ पे बड़े इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको पता है कलाकार वगैरह। मेरे से तो कुछ पूछा नहीं, उनको ले गए। अब मैं तो रोड पे आ गया, मैं कहाँ सोऊं। तो मेरे पास 500 फ्रैंक थे, तो मैंने कहा, उससे पूछा, अंग्रेज से पूछा मैंने कि मैं आप क्या सो सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा नहीं, अपनी बात हुई थी 500 फ्रैंक की, बस इतने तक ये, मेरी फैमिली में आपको नहीं सुला सकता, अपना इंतज़ाम। तो मुझे कहाँ छोड़े, वहाँ एक बीच था, तो मैंने देखा था दिन के, तो मैंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो। 4 बजे बीच किनारे बैठा, तो बीच को देख रहा था, तबला मेरे पास था। यहाँ से ले गए तबला आप साथ? हाँ, वही मेरे साथ था। तो सुबह तक वेट किया उस तक, और बड़ा मुश्किल रात थी मेरे लिए वो। धीरे धीरे करते करते मैं पहुँचा। फिर वहाँ पहुँचकर मेरे पास 500 फ्रैंक थे, तो और जो जर्नलिस्ट थी ना, उसने मुझे अपना कार्ड दिया था। अरे वाह। मुझे ये भी पता नहीं था टेलीफोन कैसे करूँ, तो एक टेलीफोन कैबिन पे 50 फ्रैंक का कार्ड लिया। फिर मैंने फ़ोन करके उसको फ़ोन किया कि मैं वही कलाकार हूँ जो आपने लिया। तो ना कैसा लगा आपको मेरा आर्टिकल? बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, आपके आर्टिकल के कारण मेरे पास सोने की जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँ सोने के लिए। जहाँ मैं था उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं रोड पर हूँ। क्या मैं आपके घर पे सो सकता हूँ? बोला नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे हैं, तो मैं तो ये अलाउ नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कहाँ पर हो? मैंने कहा एक टेलीफोन कैबिन है, ये लिखा हुआ है ला पोस्ट, यहाँ खड़ा हूँ मैं। तो क्या आप 3-4 घंटे वेट कीजिए, मैं आती हूँ। 3-4 घंटे में उन्होंने कहीं इंतजाम किया, किसी दोस्त के यहाँ कोई जा रहा था छुट्टियों पे, तो 1 महीने के लिए एक कमरे का इंतजाम कर दिया फ्री में रहने के लिए। अरे वाह। वहाँ से मेरा सफ़र चालू हुआ। कई बार मुझे कब्रस्तानों में सोना पड़ा, कई बार बहुत सी चर्चों में सोना पड़ा, बहुत सी विपताएँ मेरे अंदर आई, लेकिन हमेशा मेरे अंदर जो पीड़ा थी। तो धीरे धीरे मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए, फ्रेंच आर्टिस्टों के साथ बजाने लगा, कुछ कोर्सिकन आर्टिस्ट के साथ, इटालियन म्यूजिशियन के साथ। इस तरह से मैंने धीरे धीरे, जब मैं वहाँ फेमस होने लगा, तो कुछ समय बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे बोला, मैंने 3 महीने बाद बोला कि आपको वापस देश जाना पड़ेगा, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा 3 महीने का और बढ़ा दीजिए। बोलकर नहीं, यू हैव टू गो बैक। तो 3 महीने में मुझे वहाँ के प्रिंस शार्ल नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट हुए राजा थे, उनके पोते थे, वो उन्होंने मेरे एक बार कार्यक्रम देखा, तो वो एक फ़ैन बन गए थे, तो वो भी मुझे जानने लग गए। तो एक दिन मैं वहाँ गया, उनको बोला सर यहाँ का डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सब बोल रहे हैं मेरे को वापस भेजेंगे, तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, मेरे जीवन का एक ही चांस है। तो उन्होंने क्या करा, सारी मीडिया को बुलाया और 2000 लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए, आंदोलन किए कोर्सिका आइलैंड में। ओह। और सारे न्यूज़पेपर, जितने बड़े स्टार थे, सबने फैक्स भेजे कि ये हमारे कल्चर के लिए काम करेंगे, हमारे आर्ट के लिए काम करेंगे, ये तबला बजाते, क्यों नहीं हमारे कोर्सिकन म्यूजिशियन के साथ ये बजाएंगे। तो सब लोगों ने आंदोलन किया, और वहाँ के लोगों ने आंदोलन करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे 1 साल का ग्रीन कार्ड दिया जाए आर्ट और कल्चर का। इस तरह से मेरा शुरुआत हुई। वाकई में शायद यही कारण है कि आज ये यहाँ के इसी क्षेत्र से, जैसे उन्होंने पूरा संघर्ष किया था,
इन्होंने अपने जीवन को देखा था, वो हर कलाकार में देखते हैं। और यही कारण है कि 700 कलाकार अब तक ये विदेशों में ले जा चुके हैं। मैं इनकी आगे की कहानी आगे और सुनूंगा, लेकिन उससे पहले बीच में बात कलाकारों की करेंगे। जी, शुरुआत आपने जैसा कि बताया कि आपने भाइयों से की, घर परिवार से की, समाज से, रिश्तेदारों से, और फिर गांव गली के कलाकारों से। जी, अब तक का सफ़र ये कैसा है? जी, जब धोत ग्रुप की मैंने स्थापना की पहली बार 24 साल पहले, उस समय सबसे पहले मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी को मैंने आमंत्रित किया, और मेरे बड़े अब्बा थे ताऊ जी, जो धोत से थे, धोत गांव से, बहुत अच्छे कलाकार थे, उनको लिया। और मोहम्मद बिलाल जो अखेपुरा गांव से जो करताल बजाते थे, उनको लिया। और एक गोपाल सिंह खिच्ची थी जो नगारा बजाते थे यहाँ पे राणा समाज से, उनको लिया। और जोधपुर से कमला सपेरा जो थी, उनको लिया। और अपने जयपुर से भवाई नर्तक, ग्रामीण भवाई नर्तक मुंशी जी, उनको लिया। इस तरह से 7 लोगों का। ये कब की बात है? ये 2000 की बात है। अच्छा, उस समय आप वहाँ ले गए थे? जी, उस समय पहली बार मैं धोत ग्रुप की स्थापना की, और पहली बार इस समूह को लेकर मैं विदेशी दौरे पर गया था। और अब तक? और अब तक पहले मेरे छोटे भाइयों को लेके गया, पिताजी को लेके गया, उसके बाद हम मेरे नंदियाल वालों को लेके गया, फिर मेरे समाज के लोगों को ले गया, और फिर उसके पश्चात जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, शेखावाटी, मिलकपुर, सीकर, अखेपुरा, ब्रेव, और आप देखिए रेणवाल और खंडेला, और अलग अलग छोटे छोटे गांव ढाणियों से 700 से ज़्यादा राजस्थानी कलाकारों को विदेशी दौरे पर लेकर गया। और बैंड जो बजाते हैं हमारे राजस्थान में, जो ब्रास बैंड बजाते हैं, बैंड वालों को ले गया। अभी डिस्नीलैंड आइलैंड में, डिस्नीलैंड जो बहुत बड़ी जगह है फ्रांस की, वहाँ 50 ढोल वालों को जो शादी ब्याह में बजाते हैं, उन ढोल वाले कलाकारों को लेके गया। वाकई में। अच्छा, अब तक का जो आपका सफ़र है, मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति, यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से रईस भाई काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर के और भी कलाकार आगे बढ़ें, और भी रईस भाई हमारे इस क्षेत्र में आगे आकर के काम कर सकें। एक आप पर एक बुक लिखी गई जी, किसने लिखी थी और क्या बुक थी वो? जी, फ्रांस में एक बहुत बड़ी लेखिका है, उसका नाम है मार्टिन लेकोस, और उसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। वो मेरे जीवन से 5-6 साल से प्रेरित थी और मुझे फॉलो अप करती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला कि मैं आप पर एक किताब लिखना चाहती हूँ, और वहाँ किताब लिखी। कोरोना काल के अंदर करीब 8 महीने के समय लगा उनको किताब लिखने में, और किताब का नाम है राजस्थान की दिल की धड़कन, रईस भारती धोत। 180 पेज की जो किताब लिखी, जो राजस्थानी आर्ट और कल्चर, राजस्थान हेरिटेज, राजस्थान मॉन्यूमेंट्स, राजस्थान की वेशभूषा, और मेरे जीवन से प्रेरित होकर किस तरह से एक छोटा लड़का, एक बच्चा राजस्थान से जाता है और यहाँ से, और वहाँ जाकर के एम्पायर खड़ा करता है और पूरी दुनिया भर में राजस्थान के गुणगान गाता है। इसको लेकर, पूरी मेरी कहानी को लेकर ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। अच्छा। जो फ्रांस के सरकार में और पूरे फ्रांस में मिलती है। आपने हमारे प्रदेश राजस्थान की, या यूँ कहें कि भारत की कला और संस्कृति को विदेशों में आपने बताया कि 117 देशों में गए। उसके बदले अपने देश में, अपने प्रदेश में आपके लिए कभी कुछ हुआ जिसको लेकर आपको लगे यार मैंने काम किया, जिसके कारण मुझे यहाँ ये बुलाया गया, सम्मान दिया गया, या मुझे प्रोत्साहित किया गया? मुझे राजस्थान से राजस्थान स्टेट अवार्ड मिला है राजस्थान सरकार की तरफ से, और ख़ासकर मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि जो मैं राजस्थान के लिए कार्य कर रहा हूँ, राजस्थान के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मेरे लिए ये कि हमारे देश से रिकग्नाइजेशन मिलती है तो खुशी मिलती है, और अच्छा लगता है कि हमारा देश इसको रिकग्नाइज करते हैं। जो काम हम कर रहे हैं देश विदेशों में लोग और जाने, इससे और ऊर्जा मिलेगी और हम इसको प्रयास करते हैं। इसलिए तो आपको सांस्कृतिक राजदूत भी कहते हैं, इस नाम से भी आपको उपाधियाँ मिली। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया भर में सभी प्रेम देते हैं और प्रयास करता रहता हूँ सर। अब क्या सपना है रईस भाई का कि यार ये मेरा एक सपना है, वो मेरा पूरा हो जाए बस? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति को दुनिया के विराट समारोह में पूरी दुनिया भर में रिप्रेजेंट करें,
और जितना हो सके इन कलाओं को ज़िंदा रखें, जितना हो सके आने वाली पीढ़ियाँ जो न्यू जनरेशन है इसको प्रिजर्व कर सके, इन लुप्त होती कलाओं को ज़िंदा रखें। इसके लिए चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फेस्टिवल भी खोलना चाहता हूँ राजस्थान में, इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल, धूध इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल राजस्थान में, और ताकि पूरी दुनिया हमारे राजस्थान को देखने आए। जैसे कि मैं हर देश जाता हूँ, हर सिटीज़ में जाता हूँ, और एकमात्र ग्रुप है धूध राजस्थान का जो 6 से 7 महीने विश्व दौरे पर रहता है पिछले 24 वर्षों से लगातार। और 24 वर्षों से हम जाते हैं और देश देश जाके कहते हैं केसरिया बालम आओ न पधारो हमारा देश, और हम न्योता देते हैं कि हमारे राजस्थान आइए और राजस्थान को देखिए और हमारी कला संस्कृति देखिए और हमारे देश को देखिए। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया राजस्थान आए और जितने लोग हमें जानते हैं आए और राजस्थान को और जितना हो सके पूरी दुनिया में फैलाएं। 12वीं पास रईस भारती कितने देशों की भाषाएं जानते हैं? जी, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, फ्रेंच, इटालियन और राजस्थानी बोलता हूँ। मारवाड़ी तो बोलूँ, देखो राजस्थान को हूँ तो मारवाड़ी तो मारो मातृभाषा है, होता है केशो, और हिंदी और ये सब। सबसे पसंदीदा नेता कौन है रईस भारती जी का? कंफ्यूज हो गए? जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अभी हम प्रेरित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे देश को पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति पसंद है? देखिए, कलाकार होते हैं हमारे तो जो राजनीति है वो कला ही है सर। ऐसा है कि भविष्य में कभी राजनीति में आ जाएं? जी, राजनीति में नहीं आना? नहीं सर, हमारी जो दुनिया है कला। खाने में क्या पसंद है रईस भारती? दाल बाटी चूरमा। विदेशों में तो मिलता नहीं होगा? विदेश में मिलता नहीं। जब राजस्थान आते हैं, हर साल मैं दिसंबर जनवरी में आता हूँ, 2 महीने में राजस्थान के लिए रखता हूँ। ऐसा कभी हुआ कि यार दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ गए आराम से, बस दाल बाटी चूरमा बना लिया, एकदम पार्टी की, उसके आराम से खाए पिए और फिर गए? हमेशा जब राजस्थान आता हूँ तो मेरा जो रहता है 1 से 2 महीना राजस्थान के लिए होता है। दिसंबर जनवरी में हमेशा मैं भारत आता हूँ राजस्थान, और बहुत से कलाकारों को देखता हूँ जो छोटे छोटे गाँव में कलाकार जो होते हैं, उनके ऑडिशंस भी लेता हूँ। हमेशा प्रेरित होता हूँ किस तरह से कुछ नई विधाओं को, नई कलाओं को, नए नृत्य को मैं देश विदेश ले जाऊँ और वर्ल्ड में प्रेजेंट करें। तो हमारे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो राजस्थानी खाना भी खाते हैं, पार्टी भी करते हैं और आनंद लेते हैं राजस्थान। विदेश जब आप रहते हैं, हमने आपके बारे में ये सुना है, ये पढ़ा है कि आप आधा साल, लगभग साल के 6-7 महीने आपका ग्रुप विदेश में ही रहता है। जी। क्या मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? कि यार ये मैं वहाँ जाता हूँ तो ये चीज़ मिस करता हूँ मैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं मेरे माताजी, पिताजी को, मेरे परिवार वालों को और मेरे राजस्थान वासियों को। और जो मिट्टी की जो सुगंध है, जो मेरी माटी की राजस्थान की जो सुगंध है, हम दुनिया में कहीं भी जाएं, सबसे पहले मेरे राजस्थान जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम जीते। तो राजस्थान का तो हम भूल ही नहीं सकते। और जो मिस जो करता हूँ, राजस्थानी खाना, राजस्थानी मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे अपना राजस्थान के जितने मित्र हैं, उन सबको मिस करता हूँ। अच्छा, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी देश में, किसी भी इवेंट में, बड़ा कार्यक्रम होता है और वहाँ आपको कोई राजस्थानी दिख जाए, साफा पहना हुआ या फिर ऐसे कुर्ता पहना हुआ, आपको आप मन में होता है कि यार उससे मिलूँ जाके, जैसे ही मेरा इवेंट खत्म हो, मेरी परफॉर्म खत्म हो, वहाँ जाके मिलूँ? क्या होता है सर, जब कोई भी मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, जब कोई भी राजस्थानी मुझसे मिलते हैं तो मैं सबको छोड़ के राजस्थानियों से मिलता हूँ। अभी 2015-2018 में 35 सिटीज़ ऑफ यूएस और 15 सिटीज़ ऑफ कनाडा हम टूर पे थे। तो एक बहुत बड़ा थिएटर था अमेरिका में, तो वहाँ पूरा सोल्ड आउट शो था। तो एक राजस्थानी एसोसिएशन ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला रईस भाई हम राजस्थानी हैं और बिल्कुल टिकट नहीं मिल रही है, टोटल फुल है, सोल्ड आउट शोज़ है। और अमेरिकन्स होते हैं, उनको मतलब इट्स सोल्ड आउट। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहीं से नंबर मिला कि हम आपका कार्यक्रम देखना चाहते हैं। तो मैंने बॉक्स ऑफिस पे कहा, मैंने कहा चाहे कुछ भी है, जितने मेरे राजस्थानी हैं 10 लोग या 15 लोग, उन सब के लिए फ्री कीजिए टिकट, ये मेरी तरफ से इन्वाइटेड है। वाह। और जब भी राजस्थानी की बात चलती है तो वो तो मेरा परिवार है, राजस्थान तो मेरा देश है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बातचीत रईस भाई के साथ हुई। रईस भाई, 2 सवाल मेरे आखिरी बचे हैं, समय काफ़ी हो गया है जी।
एक सवाल, भविष्य में और क्या क्या आपके प्रोग्राम्स हैं जो आने वाले हैं, और दूसरा जो कहानी अपन ने बीच में छोड़ी थी बाहर सोने की, 1 महीने तक का किराया, फ्री का किराया कमरा, उसको कंप्लीट करनी। जी, इस तरह से चर्चों में सोना, कब्रिस्तान में सोना, बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा। फ्रेंच कलाकारों के साथ मिलकर, गिटारिस्ट के साथ तबला बजाया, उन लोगों को बताया तबला ये होता है, हमारी कला ये होती है, उनको प्रेरित किया। स्कूल कॉलेजों में काम किया, वहाँ के स्कूल्स में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन। उसके बाद धोत ग्रुप की स्थापना की, और इटाली में एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा था, ऑर्केस्ट्रा पैसा विक्टोरियो, वहाँ मैंने कार्यक्रम किया वर्ल्ड म्यूजिशियंस के साथ। और इस तरह से सफ़र चालू हुआ, इटाली, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, यूके, ग्लासगो। अब सब कुछ ठीक है? हाँ, अभी देखिए 15 सैकड़ा की वो ब्याज वाला मामला तो नहीं है? अब तो नहीं है। लेकिन एक खुशी इस बात की है मुझे कि जब मैं गया तो आज मैं गया था, अकेला गया था, और आज मुझे खुशी है कि मेरे 700 राजस्थानी कलाकारों को जिन्होंने कभी ये भी सपना नहीं देखा था कि हम बम्बई, दिल्ली जाएंगे, आज वो न्यूयॉर्क, स्पेन, इटली और दुनिया के बड़े बड़े समारोह में कार्यक्रम देते हैं। और जब विदेश से जाकर आते हैं तो हमारे देश में भी उनका सम्मान होता है और उन्हें बड़े बड़े कार्यक्रम मिलते हैं, उनको एक पहचान मिलती है, और एक रोजगार होता है, काम मिलता है, और उनके परिवार में एक वृद्धि होती है। निश्चित तौर पर मेरे जितने भी दर्शक हैं, आपको इनकी बातचीत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा कि हमारी कला और संस्कृति को 7 समंदर पार रईस भाई इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आज जहां कहीं रईस भाई जाते हैं तो राजस्थान ही राजस्थान इनमें नज़र आता है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो फेस्टिवल वो राजस्थान में बहुत बड़े लेवल का हो, और एक बार हम इनके पूरे ग्रुप के साथ बैठ करके बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।